तो दोस्तों, ये जो प्रश्न है, सदगति कहानी का प्रतिपाद्य स्पष्ट कीजिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है कल के एग्जाम के लिए। तो ये जो प्रश्न है उसका उत्तर हम लोग कुछ इस प्रकार लिखेंगे कि प्रेमचंद की कहानी सदगति भारतीय समाज में व्याप्त जातीय उत्पीड़न, शोषण और धार्मिक पाखंड का एक तीखा और हृदय विदारक चित्रण प्रस्तुत करती है। ये सदगति जो कहानी है वो प्रेमचंद की एक ऐसी कहानी है जो हमारे समाज में, भारतीय समाज में जो चीज़ें चल रही थी, जैसे शोषण था, उत्पीड़न था, धार्मिक पाखंड था, इसके ऊपर तीखा चित्रण प्रस्तुत करती है। मतलब हृदय विदारक का मतलब होता है जब इसको हम लोग सुनते हैं, जब इस कहानी को समझते हैं तो सीना, मतलब ऐसा लगता है जैसे सीना फूट सा गया है, चीर गया है। ठीक है, ये कहानी हमें एक ऐसे समाज का आईना दिखाती है जहाँ मनुष्यता से ज़्यादा जातीय श्रेष्ठता को महत्व दिया जाता है। मतलब ये कहानी हमें एक ऐसा दृश्य हमारे सामने प्रस्तुत कर देती है जहाँ पे एक मनुष्य को उसकी मनुष्यता से ज़्यादा जाति वर्ग भेदभाव जो चीज़ें हैं उसको महत्व देता है, और धर्म केवल शोषण का एक मुखौटा बनकर रह जाता है और धर्म के नाम पर सिर्फ शोषण किया जाता है। तो इसकी भूमिका कुछ हम लोग इस प्रकार लिखेंगे कि सदगति प्रेमचंद की उन सशक्त कहानियों में से एक है जो भारतीय समाज के सबसे स्याह पहलुओं, जातिवाद और वर्ग भेद पर गहरा प्रकाश डालती है। यह जो कहानी है वो दलित वर्ग के दमन और तथाकथित उच्च वर्ग द्वारा किए जाने वाले निर्मम शोषण का एक मार्मिक दस्तावेज है। मतलब उच्च वर्गों द्वारा जो शोषण किया जाता है दलित वर्गों का, उसके ऊपर ये एक मार्मिक चित्रण प्रस्तुत करती है। कहानी का केंद्र जो है वो दुखी चमार नामक एक व्यक्ति है जिसकी नियति का एक ब्राह्मण के दरवाजे पर अपनी बेटी की सगाई हेतु शुभ मुहूर्त निकलवाने के आस में बेरहमी से छीन ली जाती है। ठीक है, यहाँ पर मैंने इससे पहले इसी चैप्टर का एक व्याख्या मैंने अपलोड किया था। अगर आप लोगों ने उसको नहीं देखा है तो उसको जाकर देखिए। इसी चैप्टर से व्याख्या भी पूछी जाती है और इसी चैप्टर के कहानी के मूल संवेदना, या फिर ये जो प्रश्न है जिसमें पूछा गया है कि प्रतिपाद्य, कहानी का मूल प्रतिपाद्य जो है वो मैंने यहाँ पर लेकर आया हूँ, ताकि बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि सर इसका प्रतिपाद्य भी बता दीजिए या फिर मूल संवेदना जो है वो बता दीजिए, आखिर कहानी में क्या घटना घट रही है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो प्रेमचंद ने यहाँ पे कहा गया है कि अपनी सगाई के लिए जो दुखी चमार है वो अपनी बेटी की अपनी सगाई नहीं, अपनी बेटी की सगाई के लिए शुभ मुहूर्त निकलवाने के लिए जाता है पंडित के पास, लेकिन अंत में उसकी जान तक चली जाती है। प्रेमचंद ने इस कहानी के माध्यम से सामाजिक विषमताओं, धार्मिक पाखंड और मानवीय संवेदना के अभाव को उजागर किया है जो आज भी प्रासंगिक है। कहानी के प्रतिपाद्य कुछ इस प्रकार हम लोग लिखेंगे, जिसमें पहला बिंदु है जातीय उत्पीड़न और शोषण का नग्न यथार्थ। मतलब कहानी का सबसे केंद्रीय विषय जातीय उत्पीड़न है। दुखी चमार जैसे पात्र अपनी जाति के कारण समाज के सबसे निचले पायदान पर रखे जाते हैं और उन्हें अछूत माना जाता है और उनके श्रम का निर्ममतापूर्वक शोषण किया जाता है। पंडित जो घासीराम है वो दुखी को बिना किसी मजदूरी के दिन भर काम करवाते हैं। दुखी जो है वो अपनी पंडित के घर गया है सगाई के जो दिन है, ठीक है, मुहूर्त तो निकलवाने के लिए, लेकिन पंडित घासीराम उनसे सारा दिन काम करवाते हैं। झाड़ू लगवाता है, गोबर से घर लिपवाता है, लकड़ी चिरवाता है, भूसा ढोना जैसे काम वो करवाता है। यह ब्राह्मण वर्ग द्वारा दलितों के शारीरिक श्रम के पूर्ण शोषण का प्रतीक है। दूसरा नंबर है धार्मिक पाखंड और आडंबर। मतलब पंडित घासीराम एक धार्मिक व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं इस कहानी में, जो सुबह से शाम तक पूजा पाठ, भंग सेवन और चंदन लेपन में व्यस्त रहते हैं। मतलब धार्मिक पाखंड है, सिर्फ दिखावा कर रहे हैं, लेकिन उनकी यह धार्मिकता केवल बाहरी आडंबर है, मतलब बाहरी दिखावा है। असल में उनका कोई पूजा पाठ नहीं है, बस लोगों को दिखाने के लिए वो सारी चीज़ें हैं। उनके भीतर मानवीयता और करुणा का कोई अंश नहीं है। उनके अंदर अगर सच में वो पंडित होते तो उनके अंदर मानवीयता होती, करुणा होता, दया होता, ये सारी चीज़ें उनमें भरी होती, लेकिन ऐसी कुछ भी चीज़ें उनको देखने को नहीं मिलती है उनके अंदर। वो एक भूखे प्यासे व्यक्ति पर जरा भी दया नहीं करते, वे उसे अथक काम में लगाए रहते हैं। यह दिखाता है कि धर्म का उपयोग कैसे अपने स्वार्थों की पूर्ति और दूसरों के शोषण के लिए किया जा सकता है। तीसरे नंबर की बिंदु है जिसमें कहा गया है मानवीय संवेदना का अभाव देखने को मिलता है। कहानी में पंडित और पंडिताइन दोनों में मानवीय संवेदना का घोर अभाव दिखाई देता है। दुखी जो कि घंटों भूखा प्यासा काम करता रहता है, लेकिन
पंडित जी उसे भोजन कराना तो दूर की बात है, पूछने तक की जहमत नहीं उठाते हैं। और पंडिताइन उसे अछूत मानती है और उसे घर में आने पर अपवित्र मानकर उस पर आग की चिंगारी फेंकती है। मतलब उसके हाथ से आग की चिंगारी लेने के लिए आता है, तो कहानी के बीच में ही तो वो चिंगारी उसको फेंक कर देती है, ताकि वो उसके अगर उसको छू लेगी तो वो भी मतलब अछूत मानी जाएगी। यहाँ तक कि जब दुखी की मृत्यु हो जाती है तो उन्हें उसकी लाश से भी घृणा होने लगती है। अंत में है अंत नहीं, घ नंबर का जो पॉइंट बिंदु है इसमें है दलितों की व्यवस्था और आत्महीनता। इसमें दुखी चमार की स्थिति दलित समाज की व्यवस्था और आत्महीनता को दर्शाती है। वह जानता है कि ब्राह्मण उसे नीचा मानते हैं। जो दुखी है वो जानता है कि मैं चमार जाति का हूँ और जो ब्राह्मण है वो मुझे नीचा मानता है, लेकिन फिर भी वो उनसे सदगति की आस लगाए रहता है। वो अपमान सहता है क्योंकि उसे बचपन से ही यही सिखाया गया है कि ब्राह्मण पूजनीय है और वो नीच है। जो दुखी है उसकी भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि बचपन से ही वो सारी चीज़ें उसे सिखाई गई है कि ये लोग बड़े लोग हैं। उसकी यह मानसिकता शोषण को सहने की उसकी व्यवस्था को और भी बढ़ा देती है। अंगा नंबर का जो बिंदु है इसमें मृत्यु के बाद भी तिरस्कार किया जाता है। तो कहानी का सबसे मर्मस्पर्शी पहलू दुखी की मृत्यु के बाद का तिरस्कार है। जीवित रहते हुए तो उसे सम्मान नहीं मिला है, लेकिन मरने के बाद भी उसकी लाश को अछूत माना जाता है। पंडित जी और गांव का कोई भी ब्राह्मण उसकी लाश को हाथ तक नहीं लगाता। चमार समुदाय भी पुलिस के डर से लाश उठाने से मना कर देता है। अंत में पंडित जी को स्वयं रस्सी से पंडित जी जो होते हैं वो स्वयं रस्सी से जो दुखी है उसकी लाश को घसीट कर गांव के बाहर फेंकना पड़ता है पंडित को, जहां उसे जंगली जानवर नोचते रहते हैं। यह दलितों के जीवन और जीवन और मरण दोनों में होने वाले अपमान को दिखाता है कि किस तरह से वो जीवित रहते भी हुए भी अपमान सह रहा था और मरने के बाद भी उसकी लाश को अपमानित किया जाता है। 4 नंबर का जो बिंदु है इसमें ब्राह्मणवादी मानसिकता की जड़ता इसमें देखने को मिलता है, जिसमें घासीराम और पंडिताइन की सोच ब्राह्मणवादी मानसिकता की जड़ता को दर्शाती है। वे अपनी जाति को श्रेष्ठ मानते हैं और अन्य जातियों को नीच। यह उनकी सोच में इतनी गहराई तक समाई हुई है कि वे किसी दलित को इंसान मानने को भी तैयार नहीं होते हैं। वो ये भी नहीं मानते हैं कि वो दलित है और उसका वो भी एक इंसान है, लेकिन उसको इंसान तक नहीं माना जाता है। उनकी यह सोच समाज में विभाजन और वैमनस्य को जन्म देती है। 6 नंबर है कर्मकांड बनाम वास्तविक धर्म। कहानी कर्मकांडों की निरर्थकता को उजागर करती है। पंडित घासीराम दिन भर पूजा पाठ और रस्मों में लगे रहते हैं, लेकिन उनके कर्मों में किसी भी प्रकार की दया, करुणा या न्याय नहीं है। असली धर्म तो मनुष्यता की सेवा में है, जो उनसे कोसों दूर है। प्रेमचंद यह प्रश्न उठाते हैं कि क्या यही सच्चा धर्म है, जहाँ एक भूखा व्यक्ति दरवाजे पर दम तोड़ दे और धर्मात्मा उसे घसीट कर फेंक दे। मतलब यहाँ पर प्रेमचंद ने ये भी प्रश्न उठा दिया है कि क्या यही वो सच्चा धर्म है, जहाँ पर एक व्यक्ति अपना प्राण तक गंवा देता है और दूसरा आदमी जो है, जो धर्मात्मा है, जो धर्म के पुजारी हैं, वो उसकी लाश को घसीट कर कहीं और फेंक देते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप लोगों ने इस पीडीएफ को नहीं लिया तो इस पीडीएफ को आप लोग ले सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे लास्ट 5 एग्जाम के क्वेश्चन आंसर को सॉल्व किया गया है। ठीक है, इसी तरह के आप लोगों के सभी जितना भी एग्जाम हुआ है, मतलब लास्ट जून 2022 से लेकर जून 2024 तक का इसमें सॉल्यूशन आप लोगों को मिल जाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं इसके बिंदु जो है अंतिम नहीं, ज नंबर का जो बिंदु है सामाजिक न्याय का अभाव भी देखने को मिलता है। सदगति में सामाजिक न्याय का पूर्ण अभाव है। दुखी को न तो उसके श्रम का उचित पारिश्रमिक मिलता है और न ही मानवीय सम्मान मिलता है। मतलब वो जो सारा दिन काम करता है, ना उसके परिश्रम के बदले कोई उसे पैसा मिलता है या फिर कुछ और चीज़ें मिलती है, और ना ही उसे सम्मान मिलता है। उसकी मृत्यु का कारण पंडित जी का शोषण और लापरवाही है। बिल्कुल लापरवाही है। अगर पंडित जी उसे खाना दे देते तो शायद उसकी मृत्यु नहीं होती, लेकिन इसके लिए उन्हें कोई दंड नहीं मिलता है। उस कहानी में यह दिखाता है कि कैसे एक जाति आधारित समाज में न्याय की अवधारणा ही विकृत हो जाती है। आगे के बिंदु है प्रेमचंद का यथार्थवादी चित्रण भी इसमें देखने को मिलता है। प्रेमचंद इस कहानी में यथार्थवादी चित्रण का अद्भुत प्रयोग किया है। उन्होंने ग्रामीण परिवेश, जातिगत संबंधों और शोषण के तंत्र को इतनी सजीवता से दर्शाया है कि पाठक स्वयं को उस स्थिति में पाता है। कहानी का अंत भी यथार्थ के कटु सत्य को सामने लाता है, जहाँ दुखी को कोई सदगति नहीं मिलती है। उसके बाद आता है यह नंबर का व्यवस्था परिवर्तन का आह्वान। अप्रत्यक्ष रूप से कहानी समाज में व्याप्त इस अमानवीय व्यवस्था में परिवर्तन का आह्वान करते हैं। यह हमें सोचने पर विवश करती है कि क्या ऐसे समाज में मानवीय मूल्य जीवित रह सकते हैं। यह कहानी जातिगत भेदभाव के खिलाफ एक शक्तिशाली आवाज़ है और सामाजिक समानता एवं न्याय की आवश्यकता पर बल देती है।
तो निष्कर्ष के तौर पर हम लोग यही बोलेंगे कि सदगति मात्र एक कहानी नहीं बल्कि भारतीय समाज की एक कटु सच्चाई का दर्पण है। यह प्रेमचंद की सामाजिक चेतना और दलित वर्ग के प्रति उनकी गहरी सहानुभूति को दर्शाती है। कहानी के माध्यम से उन्होंने ये संदेश दिया है कि जब तक समाज में जातीय भेदभाव और धार्मिक पाखंड कायम रहेंगे तब तक सच्चा सामाजिक विकास संभव नहीं है। दुखी चमार की अमानवीय मृत्यु और उसकी लाश का तिरस्कार हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमने वास्तव में एक सभ्य और मानवीय समाज का निर्माण किया है। यह कहानी आज भी हमें समानता, न्याय और मानवीय मूल्यों की स्थापना के लिए प्रेरित करती है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये कहानी का जो प्रतिपाद्य है वो बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे हम लोग एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।